नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका सहित तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने बुधवार की तलाश रुक गई। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों में समर्थन में किसानों ने आंदोलन के आज 9 महीने पूरे होने के बाद यह दुनिया का सबसे अधिक दिन चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत अब पंजाब प्रदेश प्रभारी का प्रभार छोड़ देंगे। मेघालय और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र के पास बुधवार को दोनों राज्यों के नागरिकों की आमने सामने हाथापाई हुई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हर दिन के साथ अमेरिका सहित तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हर दिन की दूसरे देशों के नागरिक पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों को खतरे का संदेश जताया था। अमेरिका ने काबुल में एयरपोर्ट के गेट के बाहर मौजूद अपने नागरिकों को चेताते हुए कहा कि वे तुरंत ये जगह छोड़ दें। अमेरिका ने कहा कि यहाँ खतरे का अंदेशा है। अमेरिकी नागरिकों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया था। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि एबे गेट, पूर्वी गेट या उत्तरी गेट पर जो भी अमेरिकी नागरिक मौजूद है वे तुरंत ये जगह खाली कर। दूतावास ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट की तरफ यात्रा करने से बचें जब तक कि आपसे व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि द्वारा ऐसा करने को ना कहा जाए। एयरपोर्ट की तरफ न जाए। चीन से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तलाश फिलहाल रुक गई है। चीन के रवैये से एक बार फिर साबित हो गया कि इस सवाल का जवाब मिलना नामुमकिन है। चीनी अधिकारी के आंकड़े देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने बुधवार को कहा कि तलाश रुक गई है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के रास्ते तेजी से बंद हो रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक खुफिया समीक्षा के दौरान इस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका कि वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है या चीन की प्रयोगशाला से इसका प्रचार हुआ है। जनरल नेचर में प्रकाशित हुए विशेषज्ञों की टिप्पणी में कहा गया कि वायरस की उत्पत्ति संबंधित जांच अहम मोड़ पर है और तुरंत साझेदारी की जरूरत है, लेकिन इसके साथ स्थान पर गतिरोध बना हुआ है। उन्होंने रेखांकित किया है कि अन्य बातों के साथ चीनी अधिकारी अब भी मरीजों की गोपनीयता का हवाला देते हुए कुछ आंकड़े देने को राजी नहीं दिखते। इस साल की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशेषज्ञों की टीम वुहान भेजी थी, जहां पर दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के मानव संक्रमित होने का पहला मामला आया था। टीम यह पता लगाने गई थी कि किन कारणों से महामारी फैली, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक करीब 35 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन के आज 9 महीने पूरे होने के बाद यह दुनिया का सबसे अधिक दिन चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 9 महीने हो गए हैं। किसानों व केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम वार्ता के बाद गतिरोध बना हुआ था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटता आंदोलन किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद दोबारा खड़ा हुआ था, लेकिन अब इतना समय बीतने के बावजूद सरकार से बातचीत का रास्ता न खुलने पर आंदोलन लंबा होता जा रहा है। सरकार ने बातचीत की कोई पहल नहीं की। अब संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन करेगा, जिसमें आंदोलन को नई दिशा व दशा देने का खाका तैयार किया जाएगा। 3 नए कृषि कानून के विरोध में हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच किया था। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा बलों ने कुंडली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका था। आगे रास्ता न मिलने पर हजारों किसानों ने तभी से कुंडली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के बीचों बीच पड़ाव डाल रखा है। उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरना स्थल बन जाएगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के हजारों की संख्या में किसान कुंडली बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद यहां से धरना शुरू हुआ था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एएसआई की महासचिव हरीश रावत अब पंजाब प्रदेश प्रभारी का प्रभार छोड़ना चाहते हैं।
उन्होंने इसके लिए पोस्ट कोविड इफेक्ट को मुख्य वजह बताया है। इसके अलावा वर्ष 2022 में आगामी विस चुनाव में वे उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। खास बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब वे कोविड से उभरे हैं वह तमाम स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं, इसलिए वह थोड़ा आराम चाहते हैं। इस संबंध में वह पार्टी हाईकमान से बात करने वाले थे, लेकिन इस बातचीत के पंजाब का मसला आ गया। वे शीघ्र ही इस विषय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर पंजाब का प्रभार उनसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब वह असम के प्रभारी थे तो उन्होंने वहां विकट भौगोलिक परिस्थितियों में काम किया था। वह प्रत्येक जिले और तहसील तक घूमे थे। असम के मुकाबले पंजाब नज़दीक होने की दूसरी कई वजहों से सुलभ है, लेकिन अब वहां थोड़ा आराम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने पंजाब के किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के मुद्दे पर कुछ विधायकों ने नाराजगी जताई है, लेकिन इस पर बात कर ली जाएगी। पंजाब के विधायकों ने कुछ स्थानीय मसले भी उठाए, उन पर कैप्टन के अलावा पार्टी हाईकमान अलग से बात की जाएगी। मेघालय और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र के पास बुधवार को दोनों राज्यों के नागरिकों के आमने सामने आने से हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान हालत काबू करने की कोशिश में मेघालय का एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। अधिकारियों ने कहा कि एक दिन पहले भी सीमा पर हाथापाई की नौबत आई थी। यह घटना असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के उमलापुर में हुई थी। मेघालय के भाई जिले की लगभग 250 से 300 लोगों को एक समूह 2 लोगों से मिलने आया, जिनके साथ असम पुलिस कर्मियों ने सोमवार रात कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था। इन लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बंकर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हालांकि गांव पहुंचने के दौरान स्थानीय निवासियों ने सड़क जाम कर दी है और मेघालय के लोगों से उनका विवाद हो गया है। विभोई जिले के एसपी एन लामोर ने बताया कि बुधवार को भीड़ को तितर बितर करने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। इस हाथापाई में एक डेप्यूटी एसीपी घायल हो गया। लामार ने कहा उसे नजदीकी चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया है, वह फिलहाल खतरे से बाहर है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को कई बड़े टूर्नामेंट को मिस करने का मलाल है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद जब से वे लौटे हैं तब से उन्हें कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया। इसी की वजह से जैवलिन थ्रोअर नीरज विदेश में होने वाले बड़े टूर्नामेंट डायमंड लीग में हिस्सा नहीं ले सके। उन्होंने इस पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ एक गोल्ड मेडल से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है। टोक्यो ओलंपिक से नीरज को देश लौटे 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वे अब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा था कि अटेंशन मिलना सही है, लेकिन इस महीने के अंत में डायमंड लीग कंपटीशन था, मैंने उससे हिस्सा लेने का सोचा था, लेकिन कई कार्यक्रम में बुलावा आने की वजह से मेरी ट्रेनिंग पूरी तरह से रुक गई है। नीरज ने आगे कहा था कि भारत के स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। कई ओलंपिक चैंपियंस डायमंड लीग में हिस्सा ले रहे हैं, उनका सीज़न जारी है। हमें भी ग्लोबल लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। डायमंड लीग जैसे ग्लोबल इवेंट में परफॉर्म करके ही आप खुद को बेहतर कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी की वजह से डिजिटल कार्य रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। खास बात यह है कि लोग ऑनलाइन रहने के लिए शिकार हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी के वैश्विक अध्ययन के मुताबिक 66% यानी हर 3 में से 2 भारतीय महामारी के कारण ऑनलाइन रहने की आदत के शिकार हो गए हैं। अध्ययन में शामिल 74% भारतीयों ने माना कि वे स्क्रीन के सामने जितना समय बिताते हैं उससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। 55% का कहना है इस आदत की वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए अपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन समय के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
ताकि स्वस्थ और उससे भी ज़्यादा उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। अध्ययन में घर पर रहने के दौरान उपभोक्ताओं के ऑनलाइन व्यवहार की समीक्षा की गई है। 1000 से ज़्यादा भारतीय वयस्कों पर हैरिस पोल की ओर से ऑनलाइन अध्ययन के 82% लोगों ने कहा कि शिक्षा और पेशेवर कार्य के लिए इस्तेमाल में अलग डिजिटल स्क्रीन के सामने बीतने वाले उनका समय महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। भारत में एक पेशेवर या शिक्षा कार्यों से अलग स्क्रीन पर हर दिन औसतन 4.4 घंटे गुजरता है। स्मार्टफोन वह आम उपकरण है जिसके इस्तेमाल में वे काफ़ी समय गुजारते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा के दौरान चीन के खिलाफ अपना तीखा रुख बरकरार रखा है। दक्षिण चीन सागर के बीजिंग की दादागिरी से निपटने के लिए वियतनाम से उन्होंने अमेरिका का साथ देने को कहा था। हैरिस ने कहा, वियतनाम हमें ज्वाइन करे, चीन पर दबाव डालने के लिए हमें विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फूक के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले कमला हैरिस ने कहा, हमें बीजिंग पर संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का पालन करने के लिए उसकी दादागिरी तथा उसके बढ़ा चढ़ाकर किए जाने वाले नौवहन संबंधित दावों को चुनौती देने के लिए दबाव बढ़ाने की तरीके तलाशने की जरूरत है। इससे पहले हैरिस ने मंगलवार को सिंगापुर में कहा था कि दक्षिण सागर के चीन जबरदस्ती अपना दबदबा कायम रखने व धमकाने का काम कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बुधवार को वियतनाम में कहा कि दक्षिण चीन सागर में अपने सुरक्षा हितों की रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका उसे अतिरिक्त यूएस कोस्ट गार्ड कटर भेजने का समर्थन करता है। उन्होंने वियतनाम को एक रणनीतिक साझेदार से एक व्यापक साझेदार बनाने का फैसले को भी स्वागत दिया। बता दें कि वियतनाम दक्षिण सागर के चीन का मुखर विरोधी है। दक्षिण चीन सागर के रास्ते हर वर्ष $1 डॉलर की व्यापार होता है। यह रास्ता पूरी दुनिया के लिए एक छोटा और अहम रास्ता में से एक है। इसकी रणनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी अहमियत है। यही वजह है कि चीन ने यहाँ पर मानव निर्मित द्वीपों का निर्माण कर अपनी नौसेना के लिए स्थायी ठिकाने को तैयार किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन के दिल्ली प्रवास में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट के चलते भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बघेल ने साफ कर दिया कि वह आलाकमान के निर्देश पर इस्तीफा देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जब तक आदेश है मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूंगा और जब वो कहेंगे इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो 2.5 साल का राग आलाप रहे हैं वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम बघेल रायपुर वापस लौट गए। रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन के दिल्ली प्रवास में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की, जिसमें विकास योजनाओं और लॉकडाउन पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद से ही अब अटकलें लगाई जा रही थी कि मंगलवार को दिल्ली के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बघेल के साथ होने वाली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। लेकिन बैठक में शामिल नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए साफ कर दिया कि इस मसले पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। चीन ने तालिबान शासन को मान्यता देने के बाद उसमें नजदीकी संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने बुधवार को बताया कि काबुल में मौजूद चीन के एम्बेसडर ने तालिबान के पॉलिटिकल विंग चीफ अब्दुल सलाम हनाफी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, चीन अफगानिस्तान और वहां के लोगों का सम्मान करता है और उनके साथ मजबूत दोस्ताना रिश्ता चाहता है। हालांकि प्रवक्ता ने यह जानकारी नहीं दी कि सलाम और चीनी एम्बेसडर के बीच किन मुद्दों पर कितनी देर बातचीत हुई। वांग ने तालिबान और चीनी राजदूत की मुलाकात के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, हम अफगानिस्तान के नए शासन के साथ बेरोक-टोक वाले और कारगर संपर्क चाहते हैं। दोनों देश कई मुद्दों पर बातचीत और सलाह मशवरा करेंगे। वांग काबुल में चीन के राजदूत हैं। तालिबान की तरफ से उसकी पॉलिटिकल विंग के चीफ अब्दुल सलाम हनाफी बातचीत कर रहे हैं। उनके कुछ और डिप्लोमेट्स भी मिलने की खबरें आ चुकी हैं। वांग से जब यह पूछा गया कि चीनी एम्बेसडर और हनाफी के बीच कितनी देर और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, तो उन्होंने इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया। कहा, काबुल एक अहम प्लेटफॉर्म और चैनल है, वहां हम सभी ज़रूरत मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। चीन अफगानिस्तान के लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है। हम चाहते हैं कि वे आज़ादी से फैसले करें और अपने भविष्य खुद तय करें। हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान में अमन, बहाली और विकास के रास्ते खुले और एक नया अफगानिस्तान बने।
अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो अलर्ट होने की ज़रूरत है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीओ के हालिया स्टडी मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों में कोरोना होने का खतरा 29% तक ज़्यादा है। संक्रमण होने पर इनके हॉस्पिटल में भर्ती होने का रिस्क 29 गुना अधिक है। रिसर्च के मुताबिक संक्रमण और हॉस्पिटल में भर्ती होने के आंकड़े बताते हैं कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीन की सुरक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान में फैल रहे डेल्टा वेरिएंट के दौर में वैक्सीन और भी ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने के मामले बढ़े जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। सीडीसी की डायरेक्टर डॉक्टर रोशेल वेल्स्की ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप भी उन लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं जो संक्रमण से हाई रिस्क में हैं। कोविड के रिस्क और परिणामों को हल्के में ना ले। इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे बेहतर उपाय है। यूके के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन द मार्केट रिसर्च फर्म मोरी की स्टडी कहती है कि जिन लोगों की वैक्सीन नहीं ली है उनकी तुलना में वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन होने का जोखिम 60% कम हो जाता है। इसमें इन्फेक्शन शामिल है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे की खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है। वहीं अलग अलग देश अपने नागरिकों के साथ अफगान लोगों को भी निकालने का अभियान चला रहे हैं। अमेरिका ने हाल में बयान दिया था कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब तक विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 31 अगस्त की मुहिम खत्म होने के बाद भी लोग अफगानिस्तान छोड़ सकेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा कि सैन्य निकासी प्रयास समाप्त होने के बाद भी लोग देश छोड़ने में सक्षम होंगे। यह प्रयास 31 अगस्त को समाप्त नहीं होगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए इच्छुक लोगों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि 14 अगस्त से अब तक 42,000 से अधिक लोगों को काबुल से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान में पहचाने गए 6,000 अमेरिकी नागरिकों में से कम 4,500 और उनके परिवारों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर तालिबान का सहयोग रहा तो 31 अगस्त तक लोगों को निकालने में का काम पूरा हो जाएगा। अफगानिस्तान की सत्ता का नियंत्रण तालिबान के हाथों में आ जाने के बाद यहाँ स्थिति तनावपूर्ण बन गई। लोगों को किसी तरह देश से बाहर आना चाहते हैं और इसके लिए काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जुटी है। अमेरिका में दर्जनों कंपनियों के पास मौजूद 3 करोड़ लोगों का निजी डाटा इंटरनेट लीक हुआ है। यह लीक माइक्रोसॉफ्ट के एक प्लेटफॉर्म की सेटिंग में हुए गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ था। इसकी चपेट में कई कंपनियां आई हैं जिनकी संख्या अब तक 47 आंकी जा रही है। यह खुलासा करने वाली साइबर सुरक्षा कंपनी अपगार्ड के अनुसार अमेरिकी एयरलाइंस, फ्रॉड करने वाली मैरीलैंड स्वास्थ्य विभाग, न्यूयॉर्क सिटी का नगरीय परिवहन आदि इसकी चपेट में प्रमुख रूप से आ गए हैं। 24 मई से यह लीक सामने आनी शुरू हुई थी, जिसके बाद अपगार्ड कंपनी ने सुरक्षा ऑडिट करवाई। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट और प्रभावित कंपनियों को भी जानकारी दी। इसके बाद लीक को रोका गया। हालांकि तब तक काफ़ी डाटा ऑनलाइन उपलब्ध था। अभी तक सामने नहीं आया है कि इस लीक के किन लोगों को, संस्थानों को कितना नुकसान हुआ है। आधुनिक शाक तकनीक भारतीय वायुसेना से लड़ाकू जेट विमानों को दुश्मन से राडार व मिसाइलों में खतरा होने के बचाने में काम आएगी। इसे रक्षा अनुसंधान एक विकास संगठन की पुणे स्थित हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी व जोधपुर की रक्षा प्रयोगशाला ने विकसित किया है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के निर्देशक रविंद्र कुमार तकनीक के बारे में बताया कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक रणनीति का दायरा लगातार बढ़ रहा है। महंगे लड़ाकू जेट विमान को इनसे बचाना महत्वपूर्ण हो गया है। इस शाक तकनीकों को रक्षा उद्योगों को दिया जा रहा है ताकि भारतीय वायुसेना में इनकी बढ़ी हुई मांग के समय से ही पूरा किया जा सके। आधुनिक शाक तकनीकी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों को दुश्मन से इंफ्रारेड राडार व मिसाइलों के खतरे से बचाने को काम आएगी। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पुणे रिसर्च के विकसित किया गया है।
रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के निर्देशक रविंद्र कुमार के तकनीक के बारे में बताया कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक रणनीति का दायरा लगभग बढ़ गया है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले टेस्ट में ही कोहली और एंडरसन के बीच काफी विवाद हुआ था। भारतीय कप्तान के आउट होते ही दौरान इंग्लिश फैंस इतने खुश हो गए कि उन्होंने शर्मनाक हरकत की थी। कुछ फैंस विराट को गुड बाय कह रहे थे। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।